नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपके एग्जाम की तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। भूमिका पढ़ ली है, उत्पत्ति के सिद्धांत पढ़ लिए। अब देखते हैं कालक्रम क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम पढ़ते हैं। देखिए, हमारे इतिहास का इतना विशिष्ट पहलू, इतना अहम पहलू होने के बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है उसको लेके मतलब विद्वानों में या फिर बहुत एक ऐसी निश्चितता नहीं है कि कोई कहता है भाई ये 3200 से 3500 2000 है, कोई कहता है 2400 1700 है, कोई कहता है 2000 से 1000 BC है। तो एक निश्चित कालक्रम इसका बता नहीं पा रहे हैं, एक गुत्थी टाइप की है, ये सुलझी नहीं है जो। तो ऐसा क्यों है कि भैया हमारे पास कार्बन 14 विधि है, यूरेनियम डेटिंग भी विधि है हमारे पास में। तो ऐसा क्यों है कि हम उसका कालक्रम नहीं निश्चित कर पा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का, और अलग अलग विद्वान अलग अलग चीजें क्यों बोलते हैं। आइए थोड़ी उस पर निगाह डालते हैं। तो कालक्रम में क्या समस्या है, हम पहले ये देखते हैं। सबसे पहले एक चीज यहां पर हमें समझ में आती है कि लिपि का ना पढ़ पाना। लिपि का ना पढ़ पाना, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है। अगर हम अब पहले चले आए, इतिहास में चले आए, इतिहास के हमने कौन कौन से 3 भाग पढ़े थे। प्राक ऐतिहासिक, जिसमें कि कुछ लिपि वगैरह नहीं मिलती है पढ़ने के लिए, कोई साक्ष्य नहीं है। फिर पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक में क्या, हमें साक्ष्य मिलते हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है जिसको, फिर बाद में ऐतिहासिक रहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी, आद्य ऐतिहासिक इतिहास से आती है। तो वहां की लिपि हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो लिपि समझ में आती है, मतलब जो भाव चित्रात्मक लिपि है वो कुछ कहने की कोशिश की है, उन्होंने अपने तरीके से बताने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि हम पढ़ नहीं पाए हैं तो हम समझ ही नहीं पाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। हो सकता है उन लिपियों में उन्होंने बताया हो कि भैया हम हमारे इस कालखंड के हैं, हमारे समय में ऐसा ऐसा था, ये हमारी चीजें थी। अब जो जो साक्ष्य मिले हैं, साक्ष्य के आधार पर एक मत जरूर बन गया है कि भाई सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही होगी, राजनीतिक व्यवस्था ऐसी रही होगी, यहाँ से व्यापार होता होगा। लेकिन हो सकता है उन लिपियों में बड़े स्पष्ट तरीके से बताया हो, वहां के लोगों ने प्रयास किया हो, लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो फिर पता ही नहीं, कालक्रम को निश्चित ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसकी एक वजह यह है लिपि का ना पढ़ पाना। दूसरी वजह देखते हैं हम, लंबवत खनन में मुश्किल आना। लंबवत खनन मतलब जब खुदाई करते हैं तो उसमें बड़ी मुश्किल आती है। कैसे, मान लीजिए ये कोई टीला है, सरफेस है, यहाँ पे यहाँ कोई साक्ष्य मिले खुदाई करने के लिए, ASI वालों ने इसमें खुदाई स्टार्ट करी, थोड़ी खुदाई करी, यहाँ पे हमको नगर, अन्नागार या कुछ भी नगर मिल गए। मतलब पहली खुदाई करी तो पहली स्टेप में नगर मिल गया, जो नगर सबसे उन्नत अवस्था थी, ठीक है। अब हमने कोशिश किया नगर से पहले भी कुछ होगा उसको जाने, तो उसके पहले का कालक्रम मालूम पड़ेगा हमें कार्बन 14 विधि के अनुसार। आगे खुदाई करते हैं तो यहाँ पानी आ जाता है, पानी आ जाता तो खुदाई नहीं हो पाती है। तो ये लंबवत खनन में बड़ी समस्या आ रही है। जैसे मोहनजोदड़ो की अगर बात करें, मोहनजोदड़ो शहर की, तो उसकी जब खुदाई की गई तो उसके 7 स्तर ज्ञात हुए। मतलब एक स्तर के बाद फिर पानी आ जाए, जैसे जैसे फिर खुदाई करें तो फिर पानी आ जाए। तब वहां वैसा माना गया कि 7 बार मोहनजोदड़ो हो सकता है वहां बाढ़ आई हो, नष्ट हुआ हो, 7 बार बना हो, ऐसा कहा जाता है। कुल मिला के ये है कि लंबवत खनन में बड़ी समस्या आती है। अब आप सोच रहे होंगे भाई लंबवत मत करो, क्षैतिज खनन कर लो। तो क्षैतिज खनन में क्या समस्या है? क्षैतिज खनन ये है कि मान लीजिए यहाँ शहर बसा हुआ है वर्तमान, ठीक है, ये बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, ये घर बने हुए हैं, ये वर्तमान शहर बसा हुआ है, और इसके नीचे ही हो सकता है कहीं कोई नगर, कोई सिंधु घाटी सभ्यता का कोई टीला हो। अब किसी विलुप्त हुई मरी हुई सभ्यता को खोजने के लिए इसको तो उड़ा नहीं सकते कि वर्तमान जो सभ्यता हम लोग जी रहे हैं इनके घर तोड़ो भैया, खुदाई करनी है हमें, नीचे सिंधु घाटी वाले निकालने हैं। तो ये तो संभव है नहीं है, क्षैतिज खनन संभव नहीं है, इसकी एक अपनी निश्चित दायरा है इसका, कहाँ खोद सकते हैं। और लंबवत खनन में समस्या आती हुई है, पानी आ जाता है बार बार बीच में, कहाँ तक खोदें। तो इसलिए एक निश्चित कालक्रम यहाँ नहीं बता सकते कि भैया ये नगर जो मिल गया, नगर से पहले गांव हुआ होता था, अगर हुआ होगा तो गांव किस समय पे हुआ होगा, उसकी डेटिंग की नहीं जा सकी। कालक्रम में आने वाली यही 2 समस्याएं भैया, लिपि का न बढ़ पाना और लंबवत खनन में समस्या। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ समय तो टाइम तो बताना पड़ेगा। बहुत सारे देखिए इतिहासकारों के अलग अलग समय हैं, चाहूँ तो सब लिख के उनके समय ही बता सकता हूँ, लेकिन उससे परीक्षा का कोई संबंध नहीं है। अब आप उसको रटो कि क्रेमर ने ये समय दिया, गार्जियन चाइल्ड ने ये बोला, HD संकालिया ने ये समय दिया, रोमिला थापर के अनुसार इतने से इतनी थी, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है।
लेकिन कुछ ना कुछ समय तो देना पड़ेगा। तो हम किसका मानते हैं? गजेटियर ऑफ इंडिया। गजेटियर ऑफ इंडिया की अगर माने तो उन्होंने समय दिया है सिंधु घाटी सभ्यता का 2400 बीसी से लेके 1700 बीसी। तो आप ये समय मानेंगे। आपके विद्वान क्या कहते हैं वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन हमें तो ये समय मानना है 2400 से लेके 1700 बीसी। ठीक है। वैसे स्पेसिफिक बात करें तो समय को लेकर कभी क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि भाई खुद ही उसमें इतना विवाद है। वैसे ही आजकल तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आंसर शीट आते आते बहुत विवाद हो जाता है। तो वैसे ही इसमें कालक्रम को लेकर इतना विवाद है, तो इस पर क्वेश्चन देकर और विवाद क्यों खड़ा करेंगे, है ना। तो कालक्रम में 2400 से 1700 हम सामान्य रूप से मान के चलते हैं। ठीक है। तो देखिए ये तीसरा टास्क भी डन हो गया, भूमिका उत्पत्ति कालक्रम भी डन। अब आते हैं जो हमारा अगला था, विस्तार। भैया विस्तार कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का? चलिए देखते हैं विस्तार कैसा था। विस्तार की बात करते हैं। विस्तार को हम दो तरीके से देखते हैं। एक देखेंगे स्वतंत्रता से पहले, एक देखते हैं स्वतंत्रता के बाद। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसके समकालीन दो सभ्यता और चल रही थी, मैंने बताया था। कौन कौन सी दो चल रही थी? मेसोपोटामिया की या सुमेरियन सभ्यता प्लस मिस्र की सभ्यता भी चल रही थी। बाहर के इतिहासकार बड़ा वो तवज्जो देते हैं मिस्र की, और विशेषकर ये सुमेरियन मेसोपोटामिक सभ्यता को, कि अरे वहाँ के लोग तो ऐसे थे, और वो पता नहीं क्यों बाहर के चीज़ों को इतना अप्रिशिएट किया जाता है, अपने यहाँ के समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या है ऐसा। तो ये कहते हैं मेसोपोटामिया और मिस्र की भी समकालीन थी। तो जब खुदाई हो गई, जब पूरा अभी तक में वर्तमान में जितना हमें मालूम पड़ा है सिंधु घाटी के बारे में, तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिला दिया जाए तो इससे 12 गुना अधिक बड़ी थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। और अकेले मिस्र से बोला जाए, जो मिस्र का गुणगान करते नहीं थकते हमारे विद्वान, अकेले मिस्र से 20 गुना बड़ी थी। मिस्र की सभ्यता से 20 गुना बड़ी, और मेसोपोटामिया मिस्र को भी मिला दिया जाए तो उनसे 12 गुना बड़ी थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो अब आप सोचिए कि उस समय में कितनी, मतलब मोहनजोदड़ो शहर अकेले में लगभग 30 से 40 हज़ार लोगों के होने की बात कहते हैं विद्वान, आगे देखेंगे हम। तो आप अंदाजा लगाइए कैसी कितनी बड़ी और अभूतपूर्व सभ्यता रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, बीच में ये बात आ गई थी। स्वतंत्रता के पहले हम देखते हैं तो हमें करीब 40 स्थल प्राप्त होते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक में हमें करीब 1400 स्थल प्राप्त होते हैं। ठीक है। ये 1400 में अब कहाँ कहाँ प्राप्त होते हैं देखते हैं, आइए। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में। अफगानिस्तान में 2 स्थल है मात्र सिंधु घाटी सभ्यता के, दोनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि 2 ही हैं तो याद रखने में आसानी रहेगी और इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं फिर वो। एक है मुंडीगाक, एक है शुर्तुगुई। ठीक है। पाकिस्तान में हमें अभी तक मिले हैं करीब 425 स्थल मिले हैं पाकिस्तान में जो वर्तमान में, और भारत में हमें मिलते हैं 975, सॉरी 475 यहाँ है और यहाँ है 925। ठीक है। पाकिस्तान में भी अगर देखें स्पेसिफिक कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो पाकिस्तान में हमें मिलते हैं उनके बलूचिस्तान में, जो बलूचिस्तान प्रांत में, इसके अलावा सिंध में और पाकिस्तान के पंजाब में। भारत में देखें तो भारत में तो बहुत सारे राज्य हैं, ऊपर से शुरू करते हैं तो JNK जम्मू एंड कश्मीर है, फिर हम देखते हैं तो पंजाब है, पंजाब के बाद में राजस्थान है, हरियाणा है, गुजरात है, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश है, और आखिरी में महाराष्ट्र है जो दक्षिणतम सीमा थी दामाबाद। हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण में पढ़ा था भैया, दामाबाद जहाँ से वो कांसे का रथ मिला था, नग्न पुरुष चला रहा था, अब तो ध्यान आ गया होगा है। खैर, तो भैया विस्तार में हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता के पहले 40 स्थल थे, स्वतंत्रता के बाद करीब अब तक में 1400 स्थल हैं, और
इसका टोटल जो एरिया है वो है करीब 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। इससे पहले स्वतंत्रता के पहले जो मिला था वो था 12,99,000, 12,99,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इससे पुराने से जितना कोई विशेष में मतलब नहीं है। वर्तमान में आप ध्यान रखें 20 लाख वर्ग किलोमीटर का एरिया है, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है जिसका। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद 1400 स्थल अब तक खोजे जा चुके हैं। अफगानिस्तान में 2 हैं, मुंडिका को शुरदुई, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में भी दक्षिण बलूचिस्तान है जो यहाँ दक्षिण लिख सकते हैं। दक्षिण बलूचिस्तान में कुछ स्थल मिले हैं, जैसे सुटका गेंडोर जो कि पश्चिमतम बिंदु है। आगे बढ़ते हैं तो बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में। इसके अलावा भारत में मिलते हैं करीब 925, पाकिस्तान में 475 स्थल मिले हैं, भारत में 925 में से इन राज्यों में मिले हैं, बता दिए मैंने। और अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के किस राज्य में है, तो यहाँ गुजरात में, ये रहा गुजरात में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, भारत में सबसे ज्यादा सिंधु घाटी के स्थल किस राज्य में प्राप्त हुए हैं, तो वो गुजरात में है। तो ये हो गया। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ स्थल है, कैसा कैसा विस्तार था इसका, एक बार इस पर नजर डालते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अभी विस्तार ही पढ़ रहे हैं अपन, ये विस्तार आखिरी टॉपिक है आज के वीडियो का, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। इसके बाद हम अगला जो यहाँ जो पॉइंट चल रहे थे वो अगले देखेंगे। ठीक है, विस्तार में देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, इसे त्रिभुजाकार सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि इसके जैसे ये मान लीजिए उत्तर, सबसे उत्तर का बिंदु है, ये दक्षिण का बिंदु है, ये पूर्व का मोस्ट, और ये पश्चिम का सबसे आखिरी बिंदु। यहाँ है मांडा, JNK में, अखनूर तहसील में आता है, या आलमगीरपुर, ठीक है, मेरठ में आता है। ठीक है, यहाँ दैमाबाद, अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सुटका गेंडोर, बलूचिस्तान। ठीक है, मांडा है चिनाब नदी के किनारे, आलमगीरपुर है हिंडन नदी के किनारे। ये नदियां याद रखनी है, हर सभ्यता नदी किनारे होती है। दैमाबाद हो गया आपका प्रवरा नदी के किनारे, प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है, हो सकता है गोदावरी नदी आ जाए कभी पूछने में, तो गोदावरी भी याद रखना। सुटका गेंडोर है दास नदी के किनारे। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की पूरी इसकी जो लंबाई थी वो थी 1400 किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक था 1400 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक था 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये 2 फिगर आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर और डीप में गया पूछने वाला तो पूछ लेगा यहाँ पे जो तटीय सीमा है, मतलब यहाँ लोथल से लेके रंगपुर, लोथल से लेके सुटका गेंडोर तक में जो तटीय सीमा है वो कितनी थी, तो वो थी 1300 किलोमीटर। तो ये आपके 3 फैक्ट हो गए यहाँ पे। तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। ऊपर उत्तर से दक्षिण की कितनी है लंबाई, पूर्व से पश्चिम की कितनी है, सबसे उत्तरी स्थान कौन सा था, मांडा, अखनूर में आता है जो मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में। इसके बाद देखते हैं सबसे पूर्वी बिंदु है उत्तर प्रदेश के मेरठ में, आलमगीरपुर में, हिंडन नदी किनारे। दक्षिणम बिंदु देखते हैं तो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दैमाबाद जगह है जो प्रवरा नदी के किनारे है, प्रवरा गोदावरी की सहायक नदी है। और पश्चिमतम अगर देखें तो सुटका गेंडोर बलूचिस्तान में दास नदी के किनारे है। ठीक है, तटीय सीमा कितनी हो गई, 1300 किलोमीटर। ये हो गया विस्तार। अब एक बार मैप में देख लेते हैं कौन कौन से स्थान कहाँ कहाँ कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी चुनौती तो मेरे लिए मैप बनाना है, क्योंकि मैप मुझसे ठीक से बनता नहीं है। कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए ऊपर के हिस्सों में ज़्यादा है, इसलिए मैंने ऐसा बना रहा हूँ, ऊपर का हिस्सा थोड़ा बड़ा, नीचे छोटा चल जाएगा, तो आप समझने के लिए आसान रहेगा। ऐसा कुछ ठीक ठाक ही है, थोड़ा यहाँ त्रिपुरा और मणिपुर ज़्यादा हो गया। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा भारत। अब ये बलूचिस्तान और यहाँ का भी कुछ पार्ट है। ऐसा ऐसा, चलिए अब यहाँ समझते हैं कि जो विस्तार था वो कैसा क्या था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता बताया था कैसी त्रिभुजाकार सभ्यता है, अभी बताया था इससे पहले जस्ट कैसा था, ऐसा था, है ना। तो इसको ऐसा मिला दिया जाए तो ये त्रिभुज बनता है। त्रिभुजाकार सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, इसको मैप में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए बाकी ये पाकिस्तान है, ये वाला पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये हमारा भारत है। तो पाकिस्तान में भी ये बलूचिस्तान हो गया, यहाँ ये बलूचिस्तान, ये दक्षिणी भाग है बलूचिस्तान का, ये उत्तरी बलूचिस्तान, ये दक्षिणी बलूचिस्तान। ठीक है, इसको ऐसा कर देता हूँ। इसके बाद ये हो गया इधर सिंध प्रांत, ये हो गया इसका पंजाब प्रांत। एक मिनट, ये सिंध बड़ा हो गया थोड़ा, ये हो गया इसका सिंध प्रांत, ये पंजाब प्रांत, और ये बचा हुआ उत्तर पश्चिमी प्रांत। इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बलूचिस्तान में, दक्षिणी बलूचिस्तान में हमें कौन कौन से स्थल मिलते हैं। यहाँ पे जो मिलता है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। ठीक है, यहीं पर हमें मिलता है सुतका। फिर यहाँ मिलता है बालाकोट। ठीक है, यहाँ थोड़ा उसके ऊपर हिस्से में यहाँ मिलता है हमें डाबरकोट। ठीक है, दक्षिण बलूचिस्तान का क्या होगा, सुतका गेंडोर, सुतको कहा, सुतका कहा कैसा कहते हैं इसको, बालाकोट और डाबरकोट। अब चलते हैं सिंध में। सिंध में क्या क्या है, सिंध में सबसे पहले देखिए यहाँ से सिंध नदी आई इधर, है ना। तो सिंध में ऐसे नदी बना देता हूँ, ये यहाँ से आई है इधर कहीं ऐसी। यहाँ मोहनजोदड़ो, कोटडीजी, चन्हूदड़ो, जोरदी दड़ो, अमरा या आमरी कहते हैं उसको, आमरी, अमरा क्या, आमरी। ठीक है, मोहनजोदड़ो, कोटजी, चन्हूदड़ो, चोरदड़ो और आमरी, ये हो गए हमारे सिंध प्रांत के क्षेत्र। अब देखते हैं इसके पंजाब में, तो पंजाब में हमें क्या क्या मिलता है, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा कौन सी नदी किनारे, रावी नदी किनारे। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी किनारे, याद रखना हड़प्पा। इसके बाद में मिलता है डेरा इस्माइल खान, यहाँ एक डेरा गाजी खान करके भी जगह है, ये उधर खैबर पख्तूनख्वा के पास में आता है, याद आ गया तो बता दिया, डेरा इस्माइल खान। इसके बाद में चकपुरमाने, रहमान डेरी, ये जगह हो गई हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, चकपुरमाने, रहमान डेरी। ये कहाँ की हो गई, पंजाब की, पाकिस्तान वाले पंजाब की। ठीक है, अपने इंडिया वाले नहीं, ये हो गए पाकिस्तान पंजाब की। सिंध की क्या क्या हो गई थी बता दिया था, और ये हो गई यहाँ पे बलूचिस्तान की। अफगानिस्तान की दो हैं, मुंडीगाक और शुर्तगुई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने भारत में। सबसे पहले देखते हैं यहाँ मांडा। मांडा चिनाब नदी किनारे है, जम्मू कश्मीर राज्य है, तहसील अखनूर लगती है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएं अगर पंजाब में, तो ये पंजाब में अगर आ जाते हैं तो पंजाब में हमें मिलता है रोपड़, संघोल और चकबाड़ा 86। ठीक है, पंजाब के कौन कौन से हो गए प्रमुख स्थान, रोपड़, संघोल, चकबाड़ा 86। अब पंजाब से आप भैया थोड़ा और इधर आ जाओ नीचे, तो इधर राजस्थान। राजस्थान में हमें सबसे श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सारे लगभग जो वहाँ हैं
श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं राजस्थान के स्थल। उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कालीबंगन या कालीबंगा, कालीबंगा कालीबंगन कहते हैं, वो राजस्थान में हो गया। ठीक है। हरियाणा में देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं तो राखीगढ़ी, बनवाली, कुनाल, मिताथली। ठीक है, राखीगढ़ी, बनवाली, कुनाल, मिताथली, ये हो गए हरियाणा के स्थल। ये हरियाणा है, लिख देता हूं, ये पंजाब है, ये राजस्थान है। आगे आते हैं भैया, उत्तर प्रदेश देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है बड़ा गांव, बड़ा गांव, और एक जगह है हुलास। ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में बड़ा गांव और हुलास। और अभी रिसेंटली अगर 1-2 साल की बात करें तो और भी उत्खनन हुए हैं, जैसे सिनौली एक जगह मिली है, एक सीक्रेट ऑफ सिनौली करके एक डॉक्यूमेंट्री भी है, वो भी आप जरूर देखना अगर आपको इतिहास में इंटरेस्ट है। तो सिनौली एक जगह मिली है, सिनौली से भी हड़प्पा कालीन, बल्कि ये कह सकते हैं कि प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से कुछ पहले के ऐसे वहाँ कंकाल और हथियार वगैरह मिले हैं। उसके अलावा यहाँ एक मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट भी है उत्तर प्रदेश में, वहाँ भी रिसेंटली गणेशपुरा गांव में भी सिनौली की जैसे ही कुछ अवशेष मिले हैं। तो उत्खनन चल रहा है, चीज़ें निकलती आ रही हैं। हो सकता है जैसे वैदिक काल से सिंधु घाटी सभ्यता मिलने के बाद में इतिहास हमारा पीछे चला गया था, हो सकता है सिनौली और ये मैनपुरी या फिर कुछ ऐसे स्थान मिले तो हम सिंधु घाटी से भी पीछे चले जाएं, आगे हो सकता है ऐसा। खैर, यूपी में सहारनपुर में देखते हैं हम तो क्या क्या है, बड़ा गांव और हुलास। अब भैया नीचे आते हैं, ये गुजरात में आते हैं। ऐसा है ना। देखिए, गुजरात को हम 2 भागों में बांट लेते हैं, क्योंकि गुजरात में क्या हमें मालूम है, सबसे ज्यादा स्थल मिले हैं गुजरात में। तो गुजरात में देखिए, एक तो ये है, क्या ये कच्छ की खाड़ी, और एक ये है खंबात की खाड़ी। तो 2 स्थल में बांट के देखते हैं। कच्छ की खाड़ी में हमें क्या क्या मिलता है? कच्छ की खाड़ी में मिलता है धौलावीरा, देशलपुर, और एक स्थान मिलता है सुरकोतदा। कच्छ की खाड़ी में गुजरात में हमें 3 स्थान ये इंपॉर्टेंट है। धोलावीरा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अभी जब वो पढ़ेंगे ना स्थान विशेष स्थान तब देखेंगे धोलावीरा को। धोलावीरा, देशलपुर, देशलपुर और सुरकोतदा। खंबाती खाड़ी में देखते हैं, यहाँ भी कुछ स्थान है। सबसे इंपॉर्टेंट लोथल, रंगपुर, शिकारपुर, मेघवान, कुंतासी। ये स्थल मिलते हैं हमें खंबात की खाड़ी से। अब बचा क्या, क्या बचा? अब बचा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में एक जो स्थान है बता दिया था, कौन सा, जो दक्षिणतम बिंदु है। इसको यहाँ लिख देता ज़्यादा ठीक रहता। खैर, मान लीजिए यहाँ पर है ना, तो महाराष्ट्र में इधर मान लेते हैं, ये है दैमाबाद। ऐसे होगा इस तरफ कहीं, लेकिन अब मैप ऐसा बना है इसलिए यहाँ बना दे रहा हूँ मैं। ये होगा दैमाबाद। दैमाबाद है दक्षिणतम स्थान हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का। तो बलूचिस्तान हो गया, देखिए यहाँ से मिला दिए है ना, सुतका गेंडोर, यहाँ से मिला लीजिए, ये इधर दैमाबाद कर देते हैं, ठीक है। और ये मांडा से, ये मांडा से इधर दैमाबाद। दैमाबाद थोड़ा अलग लिखा गया है इनकी वजह से, यहाँ मान लीजिए ऐसा। तो ये त्रिभुजाकार एक आकृति बनती है यहाँ पर, है ना, ये त्रिभुजाकार आकृति बनती है, इसी को कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ये पूरा कवर हो रहा है, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, इसलिए इसको त्रिभुजाकार सभ्यता कहते हैं, इस सिंधु घाटी सभ्यता को, ठीक है। और ये जो है यहाँ से लेके सुतका गेंडोर से लेके ये जो है, ये इसकी तटीय सीमा है। कितनी थी ये? 1300 किलोमीटर। मैप ठीक नहीं बना, थोड़ा हौच पौच हो गया है, लेकिन मैंने बोला सब क्लियर है तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार अभी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। ये 1300 किलोमीटर है। चलिए फिर से देख लेते हैं।
देखिए पश्चिमोत्तर भारत में और या पाकिस्तान में फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, त्रिभुजाकार है। टोटल इसका क्षेत्रफल है 20 लाख वर्ग किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। दक्षिण से पूर्व से पश्चिम तक है 1600 किलोमीटर। जो तटीय इसकी सीमा है वो होती है 1300 किलोमीटर। हमने देखा भारत में और अफगानिस्तान में देखा हमने पहले 2 जगह मुंडीगाक और शुर्तुगी इसके स्थान पाए गए हैं। इसके बाद हमने पाकिस्तान में देखा बलूचिस्तान प्रांत में, दक्षिण बलूचिस्तान में तो सुतका गेंड और सोतका को, बालाकोट, डाबरकोट वगैरह देखे। सिंध में हमने देखा मोहनजोदड़ो, कोटजी, चन्हूदड़ो, जोरदीडी और आमरी। इसके बाद फिर हमने पंजाब के पाकिस्तान के पंजाब में देखा तो हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान और यहाँ जलीलपुर भी है, जलीलपुर लिखना भूल गया, जलीलपुर, ठीक है, रहमान डेरी, चक पुरवाने। इसके बाद में हम इंडिया में आ गए। इंडिया में हमने सबसे पहले मांडा देखा जम्मू कश्मीर में। मांडा के बाद हम पंजाब में आए। पंजाब में हमने रोपड़, संगोल, चकबाड़ा 86 देखा। हरियाणा में राखीगढ़ी देखा, बनवाली, कुनाल, मिताथली। इसके बाद हम राजस्थान में आए तो एक सबसे इम्पोर्टेंट एकमात्र कालीबंगा है। यूपी में गए तो सहारनपुर में बड़ा गांव और हुलास मिलता है। इसके बाद हम आते हैं गुजरात में। तो गुजरात में क्योंकि स्थल ज़्यादा है तो हमने 2 भागों में उसको बांट दिया, एक कच्छ की खाड़ी हो गई और एक खंबाती खाड़ी हो गई। कच्छ की खाड़ी में हमें धौलावीरा, देशलपुर और सुरकोदा, और हम एक खंबा की खाड़ी में लोथल, रंगपुर, शिकारपुर, मेघवन और कुंतासी ये मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा विस्तार। देखिए ये जो लाइन चल रही थी ना, डन, भूमिका डन, उत्पत्ति डन, कालक्रम डन और ये विस्तार डन। तो अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, इसकी उत्पत्ति के क्या सिद्धांत माने जाते हैं, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई होगी और इसका कालक्रम क्या निर्धारित किया जाता है। विद्वानों में क्या मत हैं, उनमें क्या मत नहीं है, नहीं मानते किन चीज़ों को। और उसके बाद में विस्तार कि भैया विस्तार कहाँ कहाँ था, कितना विस्तार था, कितनी किलोमीटर में फैला हुआ था, किन किन भागों में फैला हुआ था, सारी चीज़ें लगभग मैंने कवर कर ली हैं। अब हम अगला क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में, आज नहीं, बोर होना स्टार्ट हो जाओगे नहीं तो, या फिर खिचड़ी बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, जो वन लाइनर जो लूसेंट वगैरह में मिलते हैं ना, रंगपुर से क्या मिलता है, फैक्ट्री कहाँ मिलती है, हाथी के दांत के कारखाने कहाँ मिलते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे। इसके बाद अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे सामाजिक और उनकी सांस्कृतिक संरचना। क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कैसे रहते थे, मनोरंजन के लिए क्या करते थे, किसकी पूजा करते थे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा आपको। इससे पहले वाले वीडियो ताम्रपाषाण वाला भी आप देख लेना, तो इससे पहले की कहानी आपको समझ में आ जाएगी, इसके साथ चलती हुई कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते लिखते रहो।